हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हम 9th क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपका चैप्टर चल रहा है थर्ड, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दे कैन बी मोनो एटॉमिक लाइक नोबल गैसेस, दे कैन बी डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और इवन पॉली एटॉमिक, जैसे एसिड को हमने ऑक्टा एटॉमिक बोला था। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल्स जो दूसरे टाइप के बच गए दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेटा? व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंस इन फिक्स रेशियो बाय मास दे फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा, इवन जरूरी नहीं है कि दो ही हो, ठीक है, 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट है, जब वो आपस में कंबाइन हो एक फिक्स रेशियो के अंदर और कोई कंपाउंड बनाए, तो वो जो कंपाउंड है ना बेटा, दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास दे फॉर्म एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, या आप यूं कह दीजिए कंपाउंड, चलो गलत हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ टू फॉर्म सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, सो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, या सिंपली आज आप इनको कंपाउंड बोल सकते हो कि एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं फिक्स रेशियो के साथ टू फॉर्म कंपाउंड। ये भी बेटा डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टाएटॉमिक हो सकते हैं। जैसे कि और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया टू फॉर्म H2। इसमें हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, 1:8। मतलब वाटर बनाने के लिए, एक्चुअल में वाटर एक मॉलिक्यूल है, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अंदर फिक्स मास के अंदर कंबाइन हुए। अब भाई इसके अंदर देखो, 2 एटम तो किसके हैं बेटा? हाइड्रोजन के हैं, और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो टोटल एटम कितने हो गए? 3 एटम। तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। भाई एटॉमिसिटी क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम जो है एलिमेंट के, वो एटॉमिसिटी है। तो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो इट बिकम्स ट्राई एटॉमिक। ओके, चलिए नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का हो गया 16। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यही रहने दो। चलो ठीक है, जैसे मान लिया 6 और 8, 3 और 4, भैया आपका रेशो आ गया कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 3:4 में कंबाइन हुए टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, इसमें 2 ही एलिमेंट है। एक तो कार्बन का है बेटा, 1 एटम कार्बन का, और 1 एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो टोटल एटम कितने हो गए? 2। तो एटॉमिसिटी क्या हुई? 2। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है जिसकी एटॉमिसिटी 2 है, बिकॉज इट कंटेन्स 2 एटम। ओके, नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर देखो 14 हो गया नाइट्रोजन का, 7 दूनी 14, और हाइड्रोजन का हो गया 3। तो 14:3 के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने कंबाइन किया टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया के अंदर 1 एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम है हाइड्रोजन के। तो टोटल एटम कितने हो गए बेटा? 3 और 1 4, दैट इट इज बिकम टेट्राएटॉमिक। 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं ना, तो देखो डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक। ठीक है, मीथेन है CH4, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, मतलब 3:1। कार्बन और हाइड्रोजन 3:1 के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मीथेन। और मीथेन में टोटल एटम कितने बेटा? 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के, तो 4 और 1 5। तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? पेंटा, पेंटा एटॉमिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर का मास 32, 3 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 16 3 48। इस रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में 2:3 में सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसमें टोटल एटम सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 3, टोटल एटम 4। नाउ इट इज अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल।
ठीक है। तो ये सारे बेटा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैं जिनमें एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वो ये कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होमो एटॉमिक थे। मॉलिक्यूल जो एलिमेंट थे वो होमो थे। होमो का मतलब क्या है, उनमें सेम एटम थे, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, इनमें सारे एटम सेम थे। तो इसमें सारे नाइट्रोजन, इसमें सारे हाइड्रोजन, इसमें सारे ऑक्सीजन, इसमें भी सारे ऑक्सीजन। बट जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है दैट आर हेट्रोएटॉमिक, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जो आपके पास है दैट इज हेट्रोएटॉमिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, इनमें अलग अलग एटम है। जैसे देखो अमोनिया में एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन अलग अलग एटम है, वाटर में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अलग अलग एटम है, कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग हैं, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन। तो इनमें जो एटम है आपके पास वो है अलग अलग। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होंगे हेट्रोएटॉमिक और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होंगे होमो एटॉमिक। ये भी एटॉमिसिटी इनकी भी 2 3 4 5 6 हो सकती है, वो होमो एटॉमिक की भी 2 3 4 5 हो सकती है। ओके, तो चलिए मॉलिक्यूल्स वाला जो टॉपिक है आपका वो अभी कंप्लीट होता है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका रहेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इस जैसे ही टर्म बेटा आपने पहले भी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, किसी एटम का जो मास है, एलिमेंट का जो मास है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब क्योंकि तुमने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पढ़ लिया, तो अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के मास के बारे में कोई बात करेगा तो हम उसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, ना कि एटॉमिक मास। ओके, बात समझ रहे हो। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होगा, बट वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन ये मॉलिक्यूल हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके, रिलेटिव तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी के कंपैरिजन में वजन बताना। तो कंपैरिजन हम यहां पे किससे करेंगे, कार्बन 12 आइसोटॉप से। अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट मॉलिक्यूल is heavier than C12, then the mass of 1/12 of one atom of carbon 12। जैसे हमने एटॉमिक मास के केस में पढ़ा था, ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, कितने गुना वो मॉलिक्यूल भारी है, किससे, कार्बन 12 के एक एटम के मास का अगर मैं 1/12 कर दूं, जो कि एक्चुअली में 1 आपका AMU है। ठीक है, 1 AMU होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, तो अगर जितना मास इसका है उसका कितना गुना वो मॉलिक्यूल भारी है, वही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे भी हमने कार्बन को ही रिलेट किया है। जैसे तुमसे कोई कहे बेटा H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, या सिंपली बेटा इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं, कई बार इसको सिर्फ मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, बार बार रिलेटिव टर्म यूज नहीं करेगा वो। ओके, तो तुम क्या कहोगे, मैडम एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल 18 हो गया। भाई यही कहोगे ना, भाई वाटर के अंदर मौजूद क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का मास 2, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो दोनों को जोड़ दिया 18। तो मॉलिक्यूलर मास और कुछ नहीं किसी भी मॉलिक्यूल का, उसमें जितने एटम्स मौजूद हैं उन सबके एटॉमिक मास का जोड़ होता है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसमें जितने एटम्स मौजूद हैं उन सबके मास को जोड़ दो, आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब देखो, अब मैं कह रही हूं कि वाटर का जो मास है वो 18 है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, कि पानी का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 से 18 गुना भारी। समझ रहे हो कि अगर मान लो कि 1 ग्राम वजन आता है कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 का, ठीक है, मान लेती हूं मैं
कि भाई कार्बन 12 का जो एक एटम है ना, अगर मैं उसका 1/12 कर दूं तो मेरा आंसर 1 ग्राम आया। तो पानी के मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है, वो इससे 18 गुना भारी है। समझ गए, बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अमोनिया, अब अमोनिया में एक नाइट्रोजन का 14, 3 नाइट्रोजन का 3, टोटल कितना हो गया 17। अब 17 का क्या मतलब है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 से 17 गुना भारी है। ओके, जैसे कि मैं ये लिखूं सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो 32 और 32 64। सल्फर डाइऑक्साइड का वजन मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 है। ठीक है, तो 32 और इसके पीछे यूनिट्स लगा सकते हो, दैट इज म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इट इज 64 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसका 1/12 करेंगे, क्योंकि बेटा कार्बन 12 के मास के 1/12 का जो है वो हम 1 AMU बोलते हैं। तो अगर मैं यूं कह रही हूं कि बेटा सल्फर डाइऑक्साइड का जो वजन है वो 64 म्यू है, मतलब इससे 64 गुना भारी है। अगर पानी का वजन जो है वो 18 म्यू है, मतलब पानी का वजन 18 टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू द म्यू। ओके, इट इज 17 टाइम्स हैवियर एज कंपेयर टू द म्यू। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, ये बेसिक बात है जो आपको हमेशा यूज करनी पड़ेगी। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, अब वो बार बार रिलेटिव टर्म यूज नहीं करेगा, वो सिंपल बोलेगा मॉलिक्यूलर मास। तो उसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब का आप मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास जोड़ते चले जाइए, तो फाइनली आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। सिंपल है। ठीक है, जैसे एक मैं बता देती हूँ कैसे। अगर मैं तुमसे ये कहूँ बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो तुम क्या कहोगे, मैडम एक कैल्शियम का हो गया 40, एक कार्बन का हो गया 12 और 3 ऑक्सीजन का 16, 48। आपने सबको जोड़ लिया, आपका आंसर आ गया 100 म्यू। अब आप क्या कहोगे कि मैडम कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक मॉलिक्यूल है ना वो 100 गुना भारी है कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 के। जानते हो, सब सिंपल है, समझा दिया आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास, क्या पता चला आपको इससे, तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा एक मॉलिक्यूल का मास बताता है कार्बन 12 के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल 100 गुना भारी है, वाटर के केस में वाटर का एक मॉलिक्यूल 100 गुना भारी है। ओके, मॉलिक्यूलर मास से आपको ये पता चल जाता है कि फॉर्मूले में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनका क्या क्या वजन है। जैसे आपको पता चल गया वाटर में H और O है, जिसमें हाइड्रोजन का 1 है और एक ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, तो आपको मास के बारे में पता चल जाएगा, किस किस एलिमेंट का क्या मास है, कौन कौन से एलिमेंट आपस में जुड़ के जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या क्या पता चलेगा, दीज आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, H2O, CaCO3, SO2, NH3, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कौन कौन से एटम से मिलके बना है, इस फॉर्मूले में किस एलिमेंट के कौन कौन से एटम मौजूद है, कितने कितने, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम 3 ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स का पता चल जाता है। नंबर ऑफ एटम्स का पता चलती है, एटॉमिसिटी पता चल जाती है। देखो, अब तुमसे कोई कैल्शियम कार्बन के एटॉमिसिटी पता करवाए तो तुम क्या कहोगे, मैडम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 3 और 2 5, किसकी एटॉमिसिटी 5 है, वाटर की 2 और 1 3 है, अमोनिया की 3 और 1 4 है, SO2 की 2 और 1 3 है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें किन एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना है वो पता चल जाएगा, एलिमेंट्स के रेशियो क्या है मास का वो पता चल जाएगा, एटॉमिसिटी क्या है वो पता चल जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। और वो मॉलिक्यूलर मास हमेशा एक मॉलिक्यूल का होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल कंपाउंड का है, जिसके अंदर एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने, 6.22 इंटू 10⁻⁻23। मैंने समझाया था ना, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, जैसे 1 दर्जन मतलब 12। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है इतने मॉलिक्यूल्स का वजन है। अगर मैं तुमसे ये कहूं ना कि 18 ग्राम पानी, इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स अगर मैं पानी के लूं तो उन टोटल का वजन कितना हो जाएगा बेटा, 18 ग्राम। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ आपको यही समझाया कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एलिमेंट्स का मास होना पता जरूरी है।
अगर किसी बच्चे को कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का मास नहीं पता तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं निकाल सकता। क्लियर है? तो मैंने आपको 1 से लेके 30 तक के सारे मास लिखवा रखे हैं, आप आज उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर नहीं हुए तो हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उनमें सारे मास आपको याद होने चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे कंपाउंड्स का, जिसके लिए आपको हर एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। ओके बेटा, दैट्स ऑल।